नमस्कार दोस्तों। मैं पिंटू शर्मा आपका एक बार फिर स्वागत करता हूं परिवर्तन क्लासेस मगहर के ऑफिशियल चैनल में। और स्टैटिक के रूप में हमने कई सारी क्लासें ली। ये इससे पहले हमने जो क्लास ली थी वो पुरस्कार पे ली थी। और उस पुरस्कार की ये जो क्लास थी वो भारत रत्न पर थी। भारत रत्न में हमने काफी बेहतरीन ढंग से आपको बताया कि कैसे कौन सा पुरस्कार भारत रत्न है, और फिर और भी कौन से पुरस्कार है इसके बारे में हमने बताया। ये जो नोबेल पुरस्कार है इसको हम दो पार्ट में पढ़ेंगे। ये पार्ट वन है और इसके बाद जो आएगा वो पार्ट टू आएगा। और बिना किसी टाइम वेस्ट के क्लास शुरू किया जाए। और मेरी बात ध्यान से समझिएगा, इत्मीनान से नोट्स बनाइएगा। और अगर आप चैनल पर पहली बार हैं तो सब्सक्राइब करके जरूर जाइएगा और एक प्यारा सा कमेंट करके जरूर जाइएगा, वो हमारे लिए काफी मोटिवेशन का काम करेगा। चलिए शुरू किया जाए। नोबेल पुरस्कार, सबसे पहले एक व्यक्ति का नाम आता है अल्फ्रेड बर्नाल्ड नोबेल। अल्फ्रेड बर्नाल्ड नोबेल, बात ध्यान समझिए। अल्फ्रेड बर्नाल्ड नोबेल कौन थे ये जानना आपके लिए बेहद जरूरी है। ये उस समय स्वीडन के वैज्ञानिक हुआ करते थे। स्वीडन के वैज्ञानिक हुए थे। इनका जन्म हुआ 1833 में और इनका निधन हुआ 1896 में। ये मोटी मोटा केवल आप इतना सुन लीजिए। जन्म हुआ 1833 ईस्वी है, ये थोड़ा सा ध्यान देंगे। और इनका मृत्यु यानी निधन कब हुआ? 1896 ईस्वी। लेकिन निधन से पहले इन्होंने एक चीज खोजी 1867 में। और वो जो खोज इन्होंने खोजी थी उसका नाम था डायनामाइट। अल्फ्रेड बर्नाल्ड नोबेल ने 1867 में डायनामाइट की खोज की। डायनामाइट की खोज की। अच्छा, आप कहेंगे सर ये डायनामाइट क्या है? तो डायनामाइट एक विस्फोटक हुआ करता था जिसका उपयोग चट्टानों को तोड़ने के लिए किया जाता था। पहले क्या होता था, पहले जो चट्टान होते थे, जैसे मान लीजिए कोई पहाड़ है, पहाड़ों को तोड़ने के लिए उतनी मशीनें कारीगर नहीं थी। और ये बात हो रही है 1867 की। आज भी पहाड़ों को तोड़ने के लिए उतनी कारीगर मशीनें नहीं। एक सुरंग बनाने में कई महीनों का समय या 6 महीने का समय लग जाता है। पर जब ये डायनामाइट का प्रयोग किया जा रहा था तो पहाड़ के किसी कोने पर इस तरह से धंसा करके और एक दूर से जाकर जब इसे फोड़ा जाता था तो उस पहाड़ के छोटे छोटे टुकड़े हो जाते थे और बड़े आसानी से उसके मलबे को, पहाड़ के टुकड़े के मलबे कहा जाता है, मलबे को हटाया जा सकता था। तो डायनामाइट की जब इन्होंने खोज किया तो इन्हें काफी सारी सराहनाएं मिली और बहुत सारे इनके पास पैसे शुरू से ही थे। अब ये सारी चीजें मिलने के बाद आप अगर ध्यान दें तो इन्होंने एक चीज सोचा। और इन्होंने क्या सोचा? तो याद रखिएगा, डायनामाइट था क्या? डायनामाइट क्या है? तो एक विस्फोटक है। क्या ये विस्फोटक है जिसका उपयोग जिसका उपयोग उपयोग चट्टानों को तोड़ने के लिए किया जाता है। तोड़ने के लिए करते हैं। वर्तमान में भी इसका प्रयोग किया जाता है, तोड़ने के लिए करते हैं। अच्छा, इनका जब निधन हुआ 1896 ईस्वी में, तो इनके निधन के बाद इनका एक वसीयतनामा तैयार हुआ था। वसीयतनामा को स्वीडन के लोगों ने पढ़ा और तब जाकर पता चला कि अल्फ्रेड बर्नाल्ड नोबेल यानी अल्फ्रेड नोबेल, अब मैं जब भी नाम लूंगा तो अल्फ्रेड नोबेल नाम से ही नाम लूंगा। अल्फ्रेड नोबेल की वसीयतनामा से ही पता चला कि इन्होंने अपनी सारी संपत्ति बैंक में जमा कर दी है। और जब इन्होंने सारी संपत्ति बैंक में जमा की तो उस बैंक के जमा राशि से हर वर्ष ब्याज निकलता था। तो उन्होंने कहा था मेरी मरने के बाद सारी संपत्ति से जो भी पैसा मिलेगा उससे एक नोबेल फाउंडेशन बनाया जाएगा। और उस फाउंडेशन के द्वारा अलग अलग क्षेत्रों में जो सबसे बेहतरीन काम करेंगे उन्हें पुरस्कृत किया जाएगा। अच्छा, किसी भी व्यक्ति को पुरस्कृत क्यों किया जाता है? ताकि उसका मनोबल बढ़ सके और उसे देखकर औरों का भी मनोबल बढ़े और वो अपने क्षेत्र में काफी जोश के साथ और सही दिशा में काफी तेजी से काम करें, जिस वजह से पुरस्कृत किया जाता है। तब चलकर नोबेल फाउंडेशन की स्थापना होती है, जिसकी जानकारी हमें कहां से मिलती है? अल्फ्रेड बर्नाल्ड नोबेल के वसीयत नामा से। तो एक चीज याद रखिएगा, नोबेल
नोबेल फाउंडेशन की स्थापना। नोबेल फाउंडेशन की स्थापना कब हुआ? यह हुआ 29 जून सन 1900। नोबेल फाउंडेशन की स्थापना हुआ। अच्छा, नोबेल फाउंडेशन की स्थापना हुआ तो नोबेल पुरस्कार की शुरुआत कब हुई? तो याद रखेंगे शुरुआत हुई 1901 में। पेपर में कई बार प्रश्न बना है, यह आपके लिए जानना बहुत जरूरी है कि नोबेल पुरस्कार की शुरुआत कब हुआ था? 1901 में। अब मेरी बात ध्यान से समझें, यह जो नोबेल फाउंडेशन था, नोबेल फाउंडेशन कितने क्षेत्रों में पुरस्कार देता था? नोबेल फाउंडेशन 5 क्षेत्रों में पुरस्कार देता था। कितने क्षेत्रों में? 5 क्षेत्रों में पुरस्कार देता था। अच्छा, ये जो 5 क्षेत्रों में पुरस्कार देता था, वो 5 क्षेत्र थे कौन कौन से? देखा जाए, एक क्षेत्र था भौतिकी। कौन सा क्षेत्र? भौतिकी। जो दूसरा क्षेत्र था वो था चिकित्सा। दूसरे क्षेत्र का नाम था चिकित्सा। तीसरा क्षेत्र था रसायन। रसायन। चौथा क्षेत्र था साहित्य। चौथा क्षेत्र कौन सा था? साहित्य। और जो पांचवा क्षेत्र था उसका नाम क्या था? शांति। जो पांचवा क्षेत्र था उसका नाम क्या था? शांति। ये नोबेल फाउंडेशन 5 क्षेत्रों में नोबेल पुरस्कार देता है। और आगे चलकर 1867 में यह घोषणा किया गया, 1867 नहीं, 1967। 1967 में घोषणा किया गया कि जो नोबेल पुरस्कार है वो अर्थशास्त्र के क्षेत्र में दिया जाएगा। इतना याद रखिएगा, नोट कीजिएगा, फिर आगे चला जाए। 1967 में घोषणा किया गया कि जो नोबेल पुरस्कार है वो कब दिया जाएगा? 1967 में 1967 में घोषणा हुआ कि अर्थशास्त्र के क्षेत्र में नोबेल पुरस्कार दिया जाएगा। कौन सा पुरस्कार? नोबेल पुरस्कार दिया जाएगा। अच्छा, आप कहेंगे सर नोबेल पुरस्कार तो 5 क्षेत्रों में दिया जाता था। तो जो 5 क्षेत्रों में नोबेल पुरस्कार दिया जाता था वो नोबेल फाउंडेशन दिया जाता था। जो छठा क्षेत्र बना वो 1967 में ये कहा गया कि अर्थशास्त्र के क्षेत्र में नोबेल पुरस्कार दिया जाएगा। और इस पुरस्कार की स्थापना, किस पुरस्कार की स्थापना की बात कर रहा है? अर्थशास्त्र के क्षेत्र में पुरस्कार की स्थापना हुआ 1968 में। और इस पुरस्कार की जो शुरुआत हुई, अर्थशास्त्र के क्षेत्र में पुरस्कार की जो शुरुआत हुई, ये हुई 1969। यानी अर्थशास्त्र पुरस्कार, अर्थशास्त्र अर्थशास्त्र पुरस्कार पुरस्कार की स्थापना और अर्थशास्त्र पुरस्कार की शुरुआत। जब इस पुरस्कार की शुरुआत हुई 1969 में, तो किसको ये दिया गया? याद रखिएगा, पहली बार चूंकि 1969 में दिया गया था, तो ये किसको दिया गया था? ये 2 व्यक्तियों को दिया गया था। उन 2 व्यक्तियों में एक नाम आता है रैगनर फ्रिक्स। रैगनर फ्रिक्स, ये कहां के थे? ये नॉर्वे के थे। और एक दूसरा नाम आता है जॉन टिनबर्गर। जॉन टिनबर्गन, ये दूसरा नाम आता है। और ये कहां के रहने वाले थे? तो याद रखेंगे, ये नीदरलैंड के रहने वाले थे। कहां के रहने वाले थे? नीदरलैंड के रहने वाले थे। इन 2 लोगों को जब 1969 में ये पुरस्कार शुरू हुआ तब दिया गया था। पेपर में ये तारीख बहुत पूछी गई है, कई बार पूछी गई है। ये प्रीवियस ईयर एग्जामों में कई बार पूछा गया है। और ये भी प्रीवियस ईयर एग्जामों में, मेरी बात मानिएगा, कई बार पूछा गया है कि अर्थशास्त्र के क्षेत्र में नोबेल पुरस्कार की स्थापना और शुरुआत कब हुई। पेपर में एक प्रश्न बनता है कि जब नोबेल फाउंडेशन में यह जिक्र किया गया, जो अल्फ्रेड बर्नार्ड नोबेल का वसीयतनामा था कि 5 क्षेत्रों में पुरस्कार दिया जाएगा, तो क्या किसी की वसीयतनामा में छेड़छाड़ करके छठा पुरस्कार अर्थशास्त्र, ये चाणक्य वाला नहीं है, ये विषय वाला है, अर्थशास्त्र के क्षेत्र में पुरस्कार दिया जाएगा? तो याद रखिएगा, किसी के वसीयतनामा में छेड़छाड़ नहीं किया जा सकता। वसीयतनामा बनता ही इसी नाते है कि उसकी वसीयतनामा में छेड़छाड़ नहीं किया जाएगा। आप कई सारे हिंदी फिल्में देखे होंगे, एक अमीर घर का पिता होता है, उसके मरने के बाद एक वकील आता है जो ये बताता है कि इनके पिता ने सारी वसीयतनामा अपनी बेटी के नाम किया है, और जब तक बेटी
20 या 25 साल की नहीं हो जाएगी तब तक वो उस पैसे को यूज नहीं कर सकती। ये सारी चीजें वसीयतनामा में चर्चा की जाती हैं। और उस बेटी को एक लड़का मिलता है जो मूवी को 2.5 घंटे तक लेकर जाता है। ऐसे कई बार आप देखे होंगे। तो वही वसीयतनामा है। तो वसीयत में छेड़छाड़ नहीं किया जा सकता। तो याद रखिएगा, अर्थशास्त्र के क्षेत्र, मेरी बात ध्यान समझिए, तो अर्थशास्त्र के क्षेत्र में नोबेल पुरस्कार कौन देता है? अर्थशास्त्र के क्षेत्र में नोबेल पुरस्कार के क्षेत्र में नोबेल पुरस्कार, नोबेल पुरस्कार कौन देता है? स्वेरिजेस, स्वेरिजेस रिस्क बैंक देता है। ये बैंक कहां का है? स्वीडन का रिस्क बैंक देता है। इसके बाद आगे चला जाए और एक पॉइंट याद रखिएगा कि वर्तमान में नोबेल पुरस्कार कितने क्षेत्रों में दिया जाता है? वर्तमान में नोबेल पुरस्कार, वर्तमान में नोबेल पुरस्कार कुल 6 क्षेत्रों में दिया जाता है। कुल 6 क्षेत्रों में दिया जाता है। पेपर में कई बार ये पॉइंट बना हुआ है कि नोबेल पुरस्कार कुल कितने क्षेत्रों में? 6 क्षेत्रों में। 6 क्षेत्र कौन से? पीछे हमने बता दिया, 5 क्षेत्र, और एक छठा क्षेत्र है जो अर्थशास्त्र, जिसकी शुरुआत हुई 1969 में। अब अगर आप थोड़ा सा ध्यान दें कि चीजें कैसी हैं, तो ये बात समझिएगा। जब अर्थशास्त्र पुरस्कार की शुरुआत हुई 1969 में, तब आगे चलकर ये किया गया कि ये जो नोबेल पुरस्कार ये कहाँ दिए जाते हैं। क्या रखिएगा, नोबेल पुरस्कार की घोषणा, नोबेल, उससे पहले एक चीज आप समझ लीजिए जो हमारे एग्जामों में बनता है। हमारे एग्जामों में क्या बनता है आप समझिएगा। एग्जामों में क्या बनता है? 1969। अब पॉइंट मेरी ध्यान से समझिए। 1969 में अर्थशास्त्र के क्षेत्र में नोबेल पुरस्कार की शुरुआत हुई। अर्थशास्त्र के क्षेत्र में नोबेल पुरस्कार की शुरुआत हुई। नोबेल पुरस्कार की शुरुआत क्या 1969 में देश में 14 बैंकों का राष्ट्रीयकरण हुआ था? जी हाँ। देश में यानी भारत में, देश में 14 बैंकों का क्या हुआ था? राष्ट्रीयकरण हुआ था। सबसे ज्यादा बार इसी समय हुआ था। 1969 में अगर आप ध्यान देंगे तो नील आर्मस्ट्रांग चंद्रमा की सतह पर पहुंचे थे। 1969 में ही नील आर्मस्ट्रांग चंद्रमा की सतह पर पहुंचे थे। कब? 1969 में। अगर आपको याद हो तो 1969 में ही मैन बुकर पुरस्कार की शुरुआत होती है। मैन बुकर या फिर बुकर पुरस्कार की शुरुआत होती है। 1969 में ही मैन बुकर या बुकर पुरस्कार की क्या होती है? शुरुआत होती है। अगर आप ध्यान दें 1969 में ही दादा साहब फाल्के पुरस्कार की शुरुआत होती है। 1969 में ही किसकी? दादा साहब फाल्के पुरस्कार की क्या होती है? शुरुआत होती है। 1969 में ही दादा साहब फाल्के पुरस्कार की शुरुआत होती है। आप कहेंगे सर 1969 में दादा साहब फाल्के पुरस्कार की शुरुआत होती है, ये कौन सा पुरस्कार है? तो याद रखिएगा, दादा साहब फाल्के जो पुरस्कार है ये फिल्म जगत का सबसे बड़ा पुरस्कार है। फिल्म जगत का सबसे बड़ा पुरस्कार है। सबसे बड़ा पुरस्कार है। देवकी रानी को पहली बार ये पुरस्कार मिला था। अगर आपको याद हो तो 1969 में ही, मेरी बात ध्यान से समझिएगा, 1969 में ही देश में इसरो की स्थापना हुआ था। इसरो की क्या हुआ था? स्थापना हुआ था। ये वो डेट है जो 1969 की है और पेपर में कई बार पूछी जाती हैं। इस चीज पर आप थोड़ा सा याद रखेंगे। और मैं बार बार कह रहा हूं, अगर आप चैनल पर पहली बार आए हैं तो एक बार इस चैनल को सब्सक्राइब करके जाइए। आपका जीएस मजबूत करने की गारंटी परिवर्तन क्लासेस की है। आते हैं अपने टॉपिक पर। और हमने आपसे कहा
कि किस तरह 1969 में अर्थशास्त्र के क्षेत्र में नोबेल पुरस्कार की शुरुआत हुई। देखिए, नोबेल पुरस्कार, नोबेल पुरस्कार की घोषणा, यानी घोषणा भी होगा कब दिया जाता है, कि घोषणा नॉर्वे की राजधानी, की घोषणा नॉर्वे की राजधानी, नॉर्वे की राजधानी ओस्लो में होती है। नॉर्वे की राजधानी ओस्लो में होती है। अच्छा, नॉर्वे की राजधानी ओस्लो में होती है, तो ये घोषणा कब होती है, तो याद रखिएगा ये घोषणा होती है अक्टूबर माह। घोषणा के बाद क्या होता है, घोषणा के बाद प्रत्येक वर्ष, प्रत्येक वर्ष घोषणा के बाद क्या होता है, आप याद रखेंगे, घोषणा के बाद 10 दिसंबर को, घोषणा के बाद 10 दिसंबर को स्वीडन की राजधानी, स्वीडन की राजधानी, स्वीडन की राजधानी स्टॉकहोम, स्वीडन की राजधानी स्टॉकहोम में पुरस्कार दिए जाते हैं, पुरस्कार दिए जाते हैं। मेरी बात ध्यान से समझिएगा, नोबेल पुरस्कार जो होती है इनकी घोषणा हर वर्ष अक्टूबर माह में नॉर्वे की राजधानी ओस्लो में होती है, और ये जो पुरस्कार दिया जाता है वो कहाँ दिया जाता है, 10 दिसंबर को स्वीडन की राजधानी स्टॉकहोम में दिया जाता है। अच्छा, मैंने आपसे बताया कि 6 पुरस्कार हैं, उन 6 पुरस्कारों में कौन सा पुरस्कार है जिसकी घोषणा नहीं होती, मैंने आपसे बताया 6 पुरस्कारों में किस पुरस्कार की घोषणा नहीं होती, तो याद रखिएगा, शांति के नोबेल पुरस्कार की, शांति के नोबेल पुरस्कार की, नोबेल पुरस्कार की घोषणा नहीं की जाती, घोषणा नहीं की जाती। ये कहां पर दिया जाता है, शांति का जो नोबेल पुरस्कार है, ये जब इसकी घोषणा की जाती है ना नॉर्वे की राजधानी ओस्लो में, तभी दे दी जाती है। वहां की संसद है, जैसे भारत की संसद का नाम संसद है, वैसे ही नॉर्वे की संसद का नाम है स्टोटिंग। तो नॉर्वे की संसद स्टोटिंग द्वारा ये शांति का नोबेल पुरस्कार नॉर्वे में ही दे दिया जाता है। उसके बाद जो 5 पुरस्कार हैं वो कहाँ दिए जाते हैं, 10 दिसंबर को स्वीडन की राजधानी स्टॉकहोम में दिए जाते हैं। इसके बाद आगे चला जाए, ये सारी पीडीएफ आपको परिवर्तन क्लासेस टेलीग्राम पर मिल जाएंगे। फिर आगे चला जाए और मेरी बात ध्यान से समझिए, एक क्षेत्र में, एक क्षेत्र में अधिकतम, अधिकतम 3 लोगों को पुरस्कार दिया जा सकता है, 3 लोगों को दिया जा सकता है, दिया जा सकता है। अच्छा, 3 लोगों को दिया जा सकता है, इसका क्या मतलब हुआ कि जो नोबेल पुरस्कार है 6 क्षेत्रों में से अगर किसी एक क्षेत्र में दिया जाना रहेगा तो अधिकतम 3 लोगों को दिया जाएगा, उससे ज्यादा नहीं दिया जाएगा। अच्छा, अगर आप ये बात माने कि अगर किसी पुरस्कार के बारे में घोषणा हो गई कि क्षेत्र में इतने लोगों को दिया जाएगा, तो क्या वो नाम बदला जा सकता है? जी नहीं। अगर जिनकी घोषणा हो गई उतने लोगों को दिया जाएगा, अगर वो उपस्थित नहीं है तो उतनों को नहीं दिया जाएगा। मेरी बात ध्यान से समझिए, 1974 में, 1974 में निर्णय लिया गया, निर्णय लिया गया कि, क्या निर्णय लिया गया, मरणोपरांत, कि मरणोपरांत कि मरणोपरांत नोबेल पुरस्कार नहीं दिया जाएगा, मरणोपरांत नोबेल पुरस्कार नहीं दिया जाएगा, नहीं दिया जाएगा। अच्छा, नोबेल पुरस्कार की शुरुआत हो गई 1901 में, और इस पुरस्कार की घोषणा होती है 1974 में कि मरने के बाद नहीं दिया जाएगा। तो क्या कोई था जिन्हें मरने के बाद ये पुरस्कार मिला था? तो याद रखिएगा, 2 लोगों को पुरस्कार मरणोपरांत मिला है, दो, 2 लोगों को, 2 लोगों को मरणोपरांत, मरणोपरांत पुरस्कार प्राप्त है, पुरस्कार प्राप्त है। अच्छा, वो 2 लोग कौन है? मेरी बात ध्यान से समझिएगा, 2 लोगों को मरणोपरांत नोबेल पुरस्कार प्राप्त है,
तो वो दो लोग कौन है जिन्हें ये मरणोपरांत नोबेल पुरस्कार प्राप्त है? तो याद रखिएगा, एक नाम आता है एरी एक्सेल। एक नाम क्या आता है? एरी एक्सेल। इन्हें ये कब मिला था? ये मिला था 1931 में। एरी एक्सेल को कब मिला था? 1931 में। जो दूसरा नाम आता है वो नाम आता है जॉन टीन बर्गेन का। जॉन टीन बर्गेन का। जॉन टीन बर्गेन के बारे में हमने ऊपर पढ़ा है। एक मिनट रुक जाइए। एक नाम आता है एरी एक्सेल और एक नाम आता है डैंग हैमरसोल्ड। डैंग हैमरसोल्ड। डैंग हैमरसोल्ड। ये कौन थे? ये यूएन के महासचिव थे और इन्हें ठीक 30 साल बाद 1961 में मरणोपरांत नोबेल पुरस्कार मिला था। ये वो व्यक्ति हैं जिन्हें मरणोपरांत नोबेल पुरस्कार मिला। और आगे चला जाए नोबेल पुरस्कार के बारे में हमें क्या पढ़ना है, तो अगर आप ध्यान दें कि नोबेल पुरस्कार के बारे में क्या पढ़ना है, तो याद रखिए, नोबेल पुरस्कार पाने वाले, नोबेल पुरस्कार सबसे कम उम्र में, सबसे कम उम्र में प्राप्त, सबसे कम उम्र में प्राप्त। अच्छा, अगर नोबेल पुरस्कार सबसे कम उम्र में प्राप्त की बात करेगा तो याद रखिएगा, पुरुष में कौन है, महिला में कौन है? पुरुष में कौन है और महिला में कौन है? तो पुरुष में एक नाम आता है, नाम है लॉरेंस ब्रेग। नाम क्या है? लॉरेंस ब्रेग। अच्छा, इन्हें कब मिला था? तो याद रखिएगा, इनकी जो उम्र थी वो 25 वर्ष थी और मिला कब था? 1915 में। मिला कब था? 1915 में। और सबसे कम उम्र में नोबेल पुरस्कार जिस महिला को मिला था उनका नाम था मलाला यूसुफजई। मलाला यूसुफ जी। सबसे कम उम्र में जो नोबेल पुरस्कार मिला था वो महिला थी, उनका नाम क्या था? मलाला यूसुफजई। ये कितने साल की थी? तो ये 17 वर्ष की थी। और इन्हें मिला कब था? तो याद रखेंगे 2014 में। 2014 में मिला। याद रखेंगे, मलाला यूसुफजई की पुस्तक पेपर में कई बार पूछी गई है। इनकी दो पुस्तक याद रखिएगा, पुस्तक, दो पुस्तक याद रखिएगा। एक इनकी पुस्तक है वी आर डिस्प्लेस्ड, वी आर डिस्प्लेस्ड। एक दूसरी पुस्तक है आई एम मलाला। दूसरी पुस्तक कौन सी है? आई एम मलाला, पेपर में कई बार पूछी गई है। और एक पुस्तक है वी आर डिस्प्लेस्ड। ये दोनों पुस्तकें किसकी है? मलाला यूसुफजई। अच्छा, ये सबसे कम उम्र में पाई हैं। अगर बात करें कि सबसे अधिक उम्र में नोबेल पुरस्कार किसको मिला है, मेरी बात ध्यान से समझिएगा। सबसे अधिक उम्र में, सबसे अधिक उम्र में नोबेल पुरस्कार, सबसे अधिक उम्र में नोबेल पुरस्कार, नोबेल पुरस्कार, ये आप कमेंट बॉक्स में बताइएगा। ये आप किसमें बताइएगा? कमेंट बॉक्स में बताइए। और ये भी बताइएगा कि उन्हें किस उम्र में और किस वर्ष दिया गया था। हम आगे चलें और आपको बताते हैं नोबेल पुरस्कार 2 बार पाने वाले कौन कौन से लोग हैं। नोबेल पुरस्कार 2 बार पाने वाले, याद रखिए, नोबेल पुरस्कार 2 बार पाने वाले कौन कौन हैं? 2 बार नोबेल पुरस्कार प्राप्त करता, यानी 2 बार नोबेल पुरस्कार पाने वाले कौन कौन हैं? तो चलिए, एक जो सबसे पहले नाम आता है वो नाम आता है मैडम क्यूरी का। कौन नाम आता है? मैडम क्यूरी। मैडम क्यूरी का नाम आता है। और बात करें, अगर आपको पता हो, तो मैडम क्यूरी को ये जो 2 बार मिला था, एक बार मिला था 1903 में और एक बार मिला था 1911 में। 1903 में मिला था इन्हें रेडियो सक्रियता के लिए। रेडियो सक्रियता, जब आप इंटर में पढ़ेंगे तो आपको ये चीजें मिलेगा। पढ़ेंगे नहीं, आप पढ़कर ही कंपटीशन में आए होंगे। रेडियो सक्रियता के लिए। और 1911 में मिला था
रेडियम निष्कर्षण के लिए। किस लिए मिला था? रेडियम निष्कर्षण के लिए। अच्छा, तो इनके लिए क्षेत्र भी जानना जरूरी है कि किस किस क्षेत्र में मिला था। तो जो 1903 में मिला था वो भौतिकी के क्षेत्र में, भौतिकी के क्षेत्र में, और जो 1911 में मिला था ये किस क्षेत्र में मिला था? रसायन के क्षेत्र में। दूसरा नाम क्या है? दूसरा नाम है जॉन बार्डिन। दूसरा नाम क्या है? जॉन बार्डिन। अच्छा, जॉन बार्डिन को कब मिला ये याद रखिएगा। जॉन बार्डिन को कब मिला? जॉन बार्डिन को मिला एक बार 1956 में और एक बार मिला 1972 में। अच्छा, कब कब मिला? तो जॉन बार्डिन को 1956 में मिला था ट्रांजिस्टर के लिए। ट्रांजिस्टर के लिए 1956 में, और 1972 में मिला था अति चालकता के लिए। अति चालक ट्रांजिस्टर की खोज के लिए और अति चालकता सिद्धांत देने के लिए, अति चालकता के लिए। अच्छा, इन दोनों का क्षेत्र कौन सा था जब ये खोज किए थे? तो दोनों का क्षेत्र भौतिकी था। दोनों का क्षेत्र कौन सा था? भौतिकी था। ये दो नाम हो गए। और याद रखिएगा, मैडम क्यूरी से एक नाम और भी आप याद रखिएगा, पहली महिला नोबेल पुरस्कार प्राप्त करता है। पहली महिला नोबेल पुरस्कार प्राप्त करता है। पहली महिला नोबेल पुरस्कार प्राप्त करता है। और इसके बाद जो नाम है, तीसरा नाम और चौथा नाम। जो तीसरा नाम है वो है लीनस वालिंग। लीनस वालिंग, या कभी कभी पॉलिंग नाम भी मिलेगा। और इसके बाद जो अगला नाम है वो है फेडरिक सेंगर। फेडरिक सेंगर। जो अगला नाम कौन सा है? फेडरिक सेंगर। ये चार लोग हैं जिन्हें नोबेल पुरस्कार कितनी बार मिला है? दो दो बार मिला है। बाकी आगे जितने भी नाम बताएंगे वो नोबेल पुरस्कार उन्हें एक एक बार प्राप्त करता है। ये नाम बहुत जरूरी है, आपके लिए जानना बहुत जरूरी है। अब इसके बाद अगला जो पॉइंट है वो पॉइंट कौन सा है एक बार देखा जाए। भारतीय भारतीय जिन्हें नोबेल पुरस्कार प्राप्त है, यानी वो कौन कौन से भारतीय हैं जिन्हें नोबेल पुरस्कार प्राप्त हैं। और ये आपको मिलेगा नेक्स्ट क्लास में, और जिसका नाम होगा पार्ट 2। और अगर आप इस क्लास पे पहली बार आए तो चैनल को सब्सक्राइब करके जरूर जाइए। अपना एक प्यारा सा कमेंट छोड़कर जाइए जो हमारे लिए मोटिवेशन का काम करेगा। और याद रखिएगा, अगर आप कंपटीशन में आए हैं तो एक चीज प्रण करके आइएगा कि अपने हिस्से का दुख तो सबको काटना पड़ेगा। जब भगवान राम को अपने हिस्से का दुख काटना पड़ गया था, तो आप तो इंसान हैं, तो आपको अपने हिस्से का दुख काटना पड़ेगा। जब इस तैयारी के दौर में नौकरी नहीं लगेगी तो आप उन लोगों को क्या जवाब देंगे जो आपको माता पिता से ये कहेंगे कि आपका बेटा या आपकी बेटी पिछले 4 साल से नौकरी की तैयारी कर रहा है और एक एग्जाम नहीं निकाल पाया। परिवर्तन क्लासेस आपको एग्जाम निकालने में मदद करेगा। और याद रखिएगा, आपकी उम्र जिस तरह बढ़ रही है, आपके माता पिता की उम्र उसी तरह घट रही है। तो इस चीज को थोड़ा सा समझिएगा और अपनी तैयारी को ध्यान दीजिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार।